कोई सवाल हो? क्यों मैं न्याज? कोई सवाल नहीं। अच्छा, मैं आज बस पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें थी जो उसको मैं किसी लॉजिकल जगह पे ला के एंड करना चाहता था। मैंने आपको एम्पलीट्यूड स्क्वायर कैलकुलेट करना तो सिखा दिया था, स्पिन एवरेज। मैं सिर्फ आपको क्रॉस सेक्शन एक 2 to 2 पार्टिकल का कैलकुलेट करना सिखाना चाहता था। एक लिमिट में, दूसरी लिमिट में मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। मेरा ख्याल है इसको कोर्स को यही एंड करेंगे आगे। हालांकि फोटॉन के भी 4 लेक्चर्स हो सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी है इतनी। वो अगर कभी वक्त बचा तो फिर दोबारा कर लेंगे हम, कभी ज़िंदगी रही तो। अगर आपको याद हो तो हमने SFI लिखा था लास्ट लेक्चर में, जो कि बराबर था -i/v²। कैपिटल M जो था मैस था प्रोटॉन का। मैं सारी चीज़ें लिखता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। EI EF m² EI' EF' 2π⁴ डेल्टा 4। अगर आपको याद हो तो कैपिटल PF जो था ये मोमेंटम था प्रोटॉन का, स्मॉल pf था इलेक्ट्रॉन का, फिर कैपिटल जो था PI था प्रोटॉन का इनिशियल मोमेंटम, और स्मॉल PI था इलेक्ट्रॉन का। और साथ में क्या था? MFI का मॉड्यूलस स्क्वायर्ड, सॉरी MFI नॉट मॉड स्क्वायर्ड। फिर हमने ये स्पिन एवरेज MFI कैलकुलेट किया था पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो। मैं ट्रेसेस लेके सारी चीज़ें कैलकुलेट करके जो आपने रिज़ल्ट निकाला था वो मैं लिख के रख लेता हूँ अभी। हालांकि ज़रूरत नहीं है, चलें अभी लिख के रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन M ही था सब। m² होगा ना, 2 मैथ्स थे ना, दोनों में m² ही होना चाहिए ना। हर एक के लिए m/EI का फैक्टर होता था ना, तो m² ही होना चाहिए था ना। अच्छा, जो MFI का मॉड स्क्वायर्ड था, चले स्पिन एवरेज, ये हम कैलकुलेट कर चुके थे। ये बराबर था e⁴ ओवर 2 टाइम्स स्मॉल m² कैपिटल M² PF माइनस PI होल का स्क्वायर्ड। ये इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन मोमेंटम रादर। और यहाँ पर क्या था? कैपिटल PF डॉट स्मॉल pf कैपिटल PI डॉट स्मॉल PI प्लस कैपिटल PF स्मॉल PI कैपिटल PI इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम PF माइनस m² PF डॉट PI माइनस कैपिटल M²। नहीं, यहाँ पर दोनों ही कैपिटल थे। यहाँ पर है PF डॉट PI स्मॉल था और 2m² कैपिटल M²। ये चीज़ थी। हमें तो कैलकुलेट करना था क्रॉस सेक्शन। आपको पता है जब इसका मैं मॉड्यूलस स्क्वायर लूँगा तो इसका भी स्क्वायर आएगा। याद है ना आपको? इसका स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, 2π⁴ डेल्टा 4 कैपिटल PF माइनस स्मॉल pf प्लस कैपिटल PI माइनस, ये था फाइनल मोमेंट, इनिशियल मोमेंटम का सम है, ये फाइनल मोमेंटम का सम है। इलेक्ट्रॉन आता था प्रोटॉन से स्कैटर होकर वापस इलेक्ट्रॉन चला जाता था। जब आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आपको याद है इससे क्या आता था? एक तो बन जाता था 2π⁴ डेल्टा 4 ऑफ 0, याद है ना आपको? दूसरा क्या बनता था? 2π⁴ डेल्टा 4, और उसके आर्ग्यूमेंट में यही सारी चीज़ें थी, PF माइनस PF प्लस PI माइनस PI।
इसको सिर्फ देख लें थोड़ा सा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स डेल्टा ऑफ 0 ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको। आपको याद है इसको आपने जब इंटीग्रेट किया था e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी लिख के, तो ये कैपिटल टी आगे बन गया था। इसीलिए जब इसको भी वॉल्यूम को इंटीग्रेट करेंगे लेंथ बना के, तो ये लेंथ का क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब है ये बन जाता है t और ये बन जाता है v, क्योंकि ये t बन जाता था ना, क्यों, e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी को t/2 से माइनस t/2 से प्लस t/2 तक इंटीग्रेट करते थे। इसको क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स को माइनस v/2 से लेकर कैपिटल v प्लस v/2 तक करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। तो आप इसको इंटीग्रेट करके टी बना लेते थे। आप जो चीज़ कैलकुलेट करते थे वो थी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या ट्रांजिशन रेट पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं ओमेगा एफ आई से लिखते हैं। ये किसके बराबर होता है, ये होता है एस एफ आई का मॉड स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय वी टी। क्यों, जब मॉड स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 2 दफ़ा इसका स्क्वायर आएगा। एक स्क्वायर को जब आपने हल किया तो वी टी आ गया, तो वी टी को इधर ले आए। इस सारी चीज़ को कहते हैं ट्रांजिशन रेट पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज ट्रांजिशन रेट पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी। अच्छा, इसका जवाब अब क्या आ गया फिर, दिस इज इक्वल टू 2 पाई टू द पावर 4 डेल्टा 4 पी एफ माइनस पी एफ, ये चीज़ स्क्वायर करना है बस उसका, कैपिटल एम स्क्वायर्ड ओवर ई आई ई एफ 1 ओवर वी टू द पावर 4 एम स्क्वायर्ड ओवर ई आई प्राइम ई एफ प्राइम इंटू एम एफ आई का मॉड स्क्वायर। लेकिन जब आप स्पिन एवरेज करेंगे तो ये जवाब पुट होगा, बार जब लगाएंगे, ठीक है ना, जब ऊपर बार लगेगी इसका मतलब सम ओवर इनिशियल स्पिन्स की पे सम करेंगे और फाइनल स्टेट की पोलराइजेशंस पे करेंगे तो जवाब आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल हो किसी का। अच्छा, आपने जो कैलकुलेट करना होता था क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के लिए क्या करते थे, किसी को याद है, किसी को याद है क्रॉस सेक्शन के लिए क्या करते थे आप, डी सिग्मा निकालने के लिए, या नहीं याद जी, किसके साथ, ट्रांजिशन रेट के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं हम, फेस स्पेस मल्टीप्लाई करते हैं। फेस स्पेस क्या होगी कौन बताएगा, लेकिन उससे पहले एक और भी काम करते थे ना, एक और भी काम करते थे क्रॉस सेक्शन निकालने से के लिए, इंसिडेंट करंट से डिवाइड करते थे और इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे भी डिवाइड करते थे। पर यूनिट वॉल्यूम जिस पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है कितने हैं, एक है, तो इसका मतलब है आपने जो भी जवाब निकालना है इस ट्रांजिशन रेट को, वो किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, जे इंसिडेंट से इनटू 1 ओवर वॉल्यूम, बिकॉज वी हैव 1 पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। जितने इंसिडेंट पार्टिकल्स, इंसिडेंट फ्लक्स पे भी डिवाइड करना है, ये करंट है और ये इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। लिखवाएं जी, डी सिग्मा क्या बनेगा फिर, कौन लिखवाएगा, डी सिग्मा जो अजर अभी कह रहे थे इज इक्वल टू वी, क्यों, वॉल्यूम आएगा, फेस स्पेस की वजह से, याद है आपको लास्ट टाइम हमने लिखा था वी टाइम्स डी क्यू पी एफ स्मॉल पी एफ ओवर 2 पाई क्यूब, वी टाइम्स डी क्यूब प्रोटॉन का मोमेंटम आफ्टर इंटू 2 पाई क्यूब। ये तो फेस स्पेस फैक्टर आ जाते थे ना, याद है लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था आपको किस तरह आते हैं ये। और क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 ओवर जे इंसिडेंट टू 1 ओवर वॉल्यूम टाइम्स ओमेगा एफ आई, यही करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा, क्यों भाई, कुछ कटता है, ये ऊपर चला जाएगा, इसके सारे की वैल्यू जब पुट करूंगा मैं तो डी सिग्मा देखें क्या बन गया। इन प्रिंसिपल ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, एक वॉल्यूम ये है, एक वॉल्यूम ये है, एक वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम का क्यूब ऊपर आ गया, नीचे क्या है,
वॉल्यूम टू द पावर 4 है। इसका मतलब है मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ डी क्यूब पी एफ ओवर 2 पाई क्यूब डी क्यूब कैपिटल पी एफ ओवर 2 पाई क्यूब। आज के लेक्चर में सिर्फ मैथमेटिक्स है सारे का सारा, इनटू वी टाइम्स एम स्क्वेर्ड ओवर ई आई ई एफ एम स्क्वेर्ड ओवर ई आई प्राइम ई एफ प्राइम इंटू एम एफ आई का मॉड स्क्वेर्ड 2 पाई टू द पावर 4 डेल्टा 4 पी एफ माइनस पी एफ प्लस पी आई माइनस पी आई। कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं मैंने? नहीं, नीचे नीचे, अच्छा नीचे नीचे, ठीक है, 1 ओवर वी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल ठीक है। और एक चीज़ छोड़ दी है, जे इंसिडेंट, ठीक है। लेट मी चेक इफ एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है, लग रहा है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो आपको नहीं लग रहा कि हर फाइनल स्टेट पार्टिकल जो है वो m ओवर e इंटू डी क्यूब पी कंट्रीब्यूट ओवर 2 पाई क्यूब कंट्रीब्यूट कर रहा है। m ओवर e डी क्यूब पी एफ m ओवर ई एफ डी क्यूब पी एफ और 2 पाई क्यूब। तो हर फाइनल स्टेट पार्टिकल एक, इसको कहते हैं लॉरेंट्ज फैक्टर। ये जो फैक्टर है ना m ओवर e, कैपिटल M हो स्मॉल हो, डी क्यूब पी ओवर, इन जनरल ये इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज अ इसको कहते हैं डी लिप्स, लॉरेंट्ज इनवेरिएंट फेज स्पेस, ठीक है। ये लॉरेंट्ज इनवेरिएंट फेज स्पेस बनती है, लेकिन इसको कहते हैं लॉरेंट्ज फैक्टर, और ये लॉरेंट्ज इनवेरिएंट फैक्टर है। मुझे प्रूफ करने दें कि ये डी क्यूब पी ओवर 2 पाई क्यूब 2e जो है ना, ये लॉरेंट्ज इनवेरिएंट है। मैं ये प्रूफ कर देता हूँ, यानी ये दिस इज द लॉरेंट्ज इनवेरिएंट फैक्टर डी क्यूब पी ओवर 2 पाई क्यूब इंटू ई। एम तो है ही लॉरेंट्ज इनवेरिएंट, मैथ तो स्केलर है ना। कैसे प्रूफ कर सकता हूँ इस फैक्टर को? आप ये कैलकुलेशन ज़रा गौर से देखिएगा, ये आपको सारी ज़िंदगी काम आएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रा देखें, 0 से लेकर इन्फिनिट तक। आप में से मुझे बताइएगा कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं। डी पी ज़ीरो डेल्टा ऑफ पी ज़ीरो माइनस ई ओवर 2p0 डी क्यूब पी। एग्री करते हैं मेरी इस बात से या नहीं? ठीक लिखा है, गलत लिखा है? क्यों? डी पी ज़ीरो पे इंटीग्रेट कर दें, पी ज़ीरो की जगह ई आ जाएगा डी क्यूब पी ओवर 2e, वही चीज़ लिखी हुई है ना। इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 0 टू इन्फिनिट डी पी ज़ीरो डेल्टा ऑफ पी ज़ीरो माइनस ई पी ज़ीरो प्लस ई डी क्यूब पी। क्यों? आपने ये बात पढ़ी हुई है ना कि डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, अगर इसका इंटीग्रल लें डी एक्स पे तो किसके बराबर होता है? या चलें अगर इसका इंटीग्रल ना भी लें तो ये होता था ना 1 ओवर 2a का मॉड डेल्टा ऑफ एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए। लेकिन चूंकि मेरी रेंज में तो सारे x की पॉजिटिव वैल्यू है 0 से इन्फिनिट वाली, नेगेटिव तो है ही नहीं है, लिहाजा x इक्वल टू माइनस ए वाला फैक्टर तो ख़त्म ही हो जाएगा। क्यों? उसका आंसर ही 0 है, क्यों? इस लिमिट में कहीं भी x इक्वल टू माइनस ए नहीं आता। ये क्या लिखा हुआ है, कौन बताएगा अब आप में से? ये वाला डी पी ज़ीरो डेल्टा ऑफ पी ज़ीरो स्क्वेड माइनस ई स्क्वेड इंटू डी क्यूब पी। ये क्या चीज़ लिखी हुई है? ये क्या लिखा हुआ है?
ये लिखा हुआ है, बेशक देख लें, पी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ई पी ज़ीरो स्क्वायर माइनस पी वैक्टर स्क्वायर। याद है ई क्या था? पी वैक्टर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, याद है ना आपको? तो ये वही चीज़ लिखी हुई है ना। और ये इंश्योर कर रहा है कि पी ज़ीरो ग्रेटर, अगर पी ज़ीरो पॉजिटिव होगा तो थीटा 1 होगा, अगर पी ज़ीरो नेगेटिव होगा तो थीटा लेस देन 1 होगा। और यही है ना, देखें ना, पी ज़ीरो यहाँ पॉजिटिव ही है ना यहाँ पर, तो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट वाली लिमिट्स में ये चीज़ है। दैट इज़ वाई इट। अच्छा अब देखें, स्पेस टाइम तो लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट होता है ना, यहाँ पर 3 मोमेंटम था ना, तो 3 मोमेंटम लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट नहीं है, क्योंकि उसमें रोटेशन से लें तो चेंज हो जाता है। लेकिन 4 मोमेंटम है, यानी सॉरी 4 मोमेंट डी 4p 4 डिमेंशनल वॉल्यूम है, इनवेरिएंट है। सिमिलरली ये डेल्टा पी स्क्वायर्ड भी है इनवेरिएंट और एम स्क्वायर्ड भी इनवेरिएंट, ये भी लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट है। इसका मतलब है अगर राइट हैंड साइड लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट है तो लेफ्ट हैंड साइड भी लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट होगी। दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दैट बोथ साइड्स आर लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट। क्लियर है बात? समझ आ गई कि कैसे लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट है ये? ऐसे आप प्रूव करते हैं कि इसलिए जो नीचे का फैक्टर आता है ना, ये वाला 1/e वाला, ये लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंस बनाने के लिए डी क्यू पी को, अकेला डी क्यू पी जो है वो लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट नहीं है। ठीक है, तो एम मैस इज लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट ऑलवेज, मैस ऑलवेज लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट। एम ओवर ई का फैक्टर हमारी नॉर्मलाइजेशन से, जब हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल तो ये सारे एक्स्ट्रा एम्स कैंसिल हो जाएंगे। आप देखिएगा, एक तो आज के लेक्चर की ये ख़ास बात थी कि किसी तरीके से ये प्रूफ करना कि ये लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट है। अब दूसरी चीज़ क्या थी? 2 to 2 पार्टिकल के लिए इंसिडेंट करंट निकालना भी एक काम है, और वो अच्छा खासा काम है, वो मैं अब निकालूंगा। Now let me calculate J इंसिडेंट। आपको पिछले लेक्चर में याद होगा मैंने किया था ये, याद आपको? ये था वी आई वैक्टर माइनस कैपिटल वी आई वैक्टर का मॉड ओवर दी वॉल्यूम, याद है आपको? लास्ट टाइम एक ही था ना, अब 2 हैं। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज वी टाइम्स जे इंसिडेंट का मॉड। हमें तो ये चाहिए ना, दिस इक्वल टू वी आई वैक्टर का मॉड माइनस कैपिटल वी आई का, यानी एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों की वेलोसिटीज़ का मॉड है। इसको ज़रा कैलकुलेट कराएं मुझे। 1/v टाइम्स जे इंसिडेंट, जो निशात आप कह रही थी, मैं अब डालता हूं मैस के फैक्टर m, कैपिटल M ओवर ई आई और ई आई प्राइम। यही एनर्जीज है ना, एक ही प्रोटॉन की एनर्जी ई आई थी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई आई प्राइम थी, प्रोटॉन की फाइनल एनर्जी ई एफ थी और इलेक्ट्रॉन की फाइनल एनर्जी ई एफ प्राइम थी। इसको मैं कैलकुलेट करता हूं ज़रा, तो ये क्या बन जाएगा? ये वाला फैक्टर आप में से मुझे को बता सकते हैं v किसके बराबर है या नहीं बता सकता? दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का मैस, प्रोटॉन का मैस ओवर ई आई प्राइम। याद आप इसको लिख सकते थे स्मॉल पी आई ओवर ई आई माइनस कैपिटल पी आई ओवर ई आई। इसके ऊपर प्राइम आएगा, ए के ऊपर प्राइम है, ए के ऊपर अनप्राइम है। मैं प्राइम डाल रहा हूँ प्रोटॉन वाले पे, इस वाले, वैसे जिस पे मर्जी डाल लें फ़र्क नहीं पड़ता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो होल्ड ही करता है। अच्छा, अब अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा? ये स्मॉल m कैपिटल M ओवर पी आई वैक्टर ई आई प्राइम माइनस कैपिटल पी आई वैक्टर ई आई, इसका मॉड्यूलस स्क्वायर। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? नहीं एग्री करते? जी सॉरी, इसी की वैल्यू निकाल दी है ना,
वी टाइम जे इंसिडेंट निकाला है ना मैंने, उसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है ना। ठीक है जी। अच्छा, हम ये अस्यूम करते हैं कि एक कोलिनियर कोलिजन है। कोलिनियर का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक तरफ से आ रहा है, प्रोटॉन लेट सपोज दूसरी तरफ से आ रहा है, और उन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। एक ही लाइन में थे तो दोनों आके कोलाइड किए। उससे मुझे कोई आप में से ये कैलकुलेट करा के दे सकता है ज़रा, वी आई वैक्टर माइनस वी आई वैक्टर का स्क्वायर। कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट कराने की, वैसे तो ये लिखा हुआ है वी आई वैक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस कैपिटल वी आई वैक्टर का मॉड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वी आई वैक्टर का मॉड कैपिटल वी आई वैक्टर का मॉड कोसाइन 180 डिग्री। कोसाइन 180 डिग्री इज -1, सो दिस इज इक्वल टू वी आई वैक्टर का मॉड प्लस कैपिटल वी आई वैक्टर का मॉड, इस सारे का होल स्क्वायर। ये लिखा हुआ है ना, ये प्लस हो जाएगा ना। सो दिस इंप्लाइज इज, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो वी आई वैक्टर का मॉड माइनस कैपिटल वी आई वैक्टर का मॉड, दिस इज इक्वल टू वी आई वैक्टर का मॉड प्लस कैपिटल वी आई वैक्टर का मॉड। यानी इनके डिफरेंस का मॉड इनके इंडिविजुअल के मॉड के सम के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्टर है, सो दिस इंप्लाइज इज दिस फैक्टर, दिस वन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M ओवर पी आई वैक्टर का मॉड ई आई प्राइम माइनस कैपिटल पी आई वैक्टर का मॉड ई आई। या नहीं, लिख सकता हूं ना इसको इस तरह, कोई लिखने में हर्ज नहीं है। मेरा क्लेम ये है कि इस फैक्टर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना फैक्टर, मैं अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। मेरा क्लेम ये है कि दिस कैन आल्सो बी रिटन एज स्मॉल m कैपिटल M ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा ये प्रूफ करने में मुझे टाइम लगा था थोड़ा सा, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए भी प्रूफ कर दूं। इसके बराबर है यहाँ पे, बिल्कुल प्लस आएगा। थैंक यू, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है न्यास, थैंक यू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज़ इसके बराबर है, ये प्रूफ करना एक कमाल है। यानी ये जो चीज़ है ना, सो दिस इंप्लाइज इज, मुझे इसको प्रूफ करने दे ज़रा किसके बराबर है, स्मॉल पी आई डॉट कैपिटल पी आई होल का स्क्वेड माइनस एम स्क्वेड, इसका स्क्वायर रूट। मुझे साबित करने दें कि ये बराबर है इसी चीज़ के। कोई सजेशन देगा कैसे कर सकता हूँ? एनीवन? कोई बंदा? इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई आई प्राइम माइनस पी आई वैक्टर डॉट कैपिटल पी आई वैक्टर, इसका स्क्वायर। अच्छा, एम स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं इस तरह, एम स्क्वायर को भी मुझे ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ई आई स्क्वायर माइनस पी आई वैक्टर का स्क्वायर। सिमिलरली मैं ई प्राइम स्क्वायर को भी लिख सकता हूं मैं ई आई प्राइम का स्क्वायर माइनस कैपिटल पी आई, इसका स्क्वायर। तो अब तो कुछ नहीं करना, अब तो स्क्वायर खोलने हैं। तो जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो आपको याद है इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या है? 180 है ना। अगर इनकी वेलोसिटीज़ के दरमियान में एंगल 180 है तो इनके मोमेंटा के दरमियान में भी एंगल 180 है। सो दिस बिकम्स, दिस इज इक्वल टू ई आई प्राइम माइनस पी आई वैक्टर का मॉड कैपिटल पी आई वैक्टर का मॉड, और दरमियान में हो जाएगा प्लस इस सारे का स्क्वायर।
माइनस ई आई प्राइम इन दोनों का स्क्वायर्ड माइनस ई आई का स्क्वायर्ड कैपिटल पी आई का स्क्वायर्ड माइनस ई आई प्राइम का स्क्वायर्ड स्मॉल पी आई का स्क्वायर्ड माइनस और माइनस प्लस स्मॉल पी आई वेक्टर का स्क्वायर्ड और कैपिटल पी आई वेक्टर का स्क्वायर्ड और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब इसको खोल लीजिएगा, स्क्वायर खोलेंगे, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस। खोल लेंगे ना अब तो आप, या नहीं? ये कोई प्रॉब्लम है खोलने में चीज़ों को? यहाँ पर देखें ना 2 टाइम्स आएगा, जबकि यहाँ पर सिंगल टाइम है तो एक दफ़ा कैंसिल भी हो जाएगी चीज़ें। तो आप इससे प्रूफ कर सकते हैं कि ये चीज़ आ जाती है आराम से। तो ये एक चीज़ थी आज के लेक्चर में जो मुझे प्रूफ करनी थी, जिस वजह से मैं कह रहा था कि एक चीज़ मैं करना चाह रहा था आज आके, और वो ये थी कि मैं साबित कर दूँ। इसका देखिए फ़ायदा क्या हुआ है ना, इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अपरेंटली ये एक स्केलर, ये नहीं लग रहा था लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट फैक्टर, पर ये है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट होता है, मैसेज इनवेरिएंट हैं, तो इसका मतलब सब कुछ लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट है। आप ये एक वजह थी प्रूफ करने की आज के लेक्चर की। चले जी, तो मैं डी सिग्मा लिख दूं, अब क्या बनता है? मैं इसको मिटा देता हूं। अच्छा, मैं डी सिग्मा बार कैलकुलेट करूंगा एक्चुअली। क्वेश्चन नहीं? अच्छा, मैं अब डी सिग्मा बार अगर लिखूं वी जे इंसिडेंट की वैल्यू पुट करके, तो आप एग्री करते हैं कि ये या डी सिग्मा ये बन जाता है, दिस इज इक्वल टू एम टाइम्स डी क्यूब पी एफ ओवर ई एफ। लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट हो गया ना ये। और दूसरा क्या था? कैपिटल एम डी क्यूब कैपिटल पी एफ ओवर ई एफ प्राइम। जी बेशक ई एफ प्राइम इसके साथ लिखें, इसके साथ लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों मौजूद है हमारे पास। और क्या चीज़ बच जाएगी? एम कैपिटल एम ओवर, यहाँ क्या लिखा था? पी आई डॉट कैपिटल पी आई का स्क्वायर्ड माइनस एम स्क्वायर्ड। और ये चीज़ क्या थी? एनर्जी मोमेंटम का डेल्टा फंक्शन की कंजर्वेशन। यही थी ना? अच्छा, अगर मुझे एवरेज क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना है, जब मैं स्पिन एवरेज कर चुकूं तो सिर्फ मुझे ये करना पड़ेगा बस। अब आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है डिफरेंट फ्रेम्स, बाकी कोई काम नहीं रह गया, इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको। तो मैं इस तरह करूंगा, एक छोटी सी चीज़ आज मैं कर दूंगा, बाकी आप जाके घर में इसको जिस तरह मर्जी करते रहिए। ये वो देखिए, सारी फिजिक्स इसमें पड़ी हुई है। क्यों? ये वो चीज़ है जिसमें स्कैटरिंग की पूरी इंफॉर्मेशन है। ये तो फेस स्पेस थी ना, ये एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन है, ये फ्लक्स है इंसिडेंट पार्टिकल का। सारी की सारी फिजिक्स आपकी इस मैट्रिक्स एलिमेंट्स में होती है, जो कि इनिशियल पार्टिकल और फाइनल पार्टिकल की स्कैटरिंग को कोरेस्पॉन्ड कर रहा होता है। बस मुझे अब इसको डिफरेंट फ्रेम्स में कैलकुलेट करना है। ऐसा भी हो सकता है प्रोटॉन पड़ा हो और इलेक्ट्रॉन उस पर आके लगे या उससे स्कैटर हो, या ऐसा हो सकता है प्रोटॉन भी आए और इलेक्ट्रॉन भी आए दोनों, और एक दूसरे से स्कैटर हो, कोलिजन हो, या जो भी हो। तो मुख्तलिफ फ्रेम्स में जो फिजिक्स है वो इससे इंडिपेंडेंट है कि आप इसको कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। क्यों? एम स्क्वायर इज लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट। तो इसे एक फ्रेम में कैलकुलेट करें
या दूसरे फ्रेम में कैलकुलेट करें, फाइनल आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द लैब फ्रेम। ये जर्मनी में खैर एक्सपेरिमेंट था, उसमें करते थे। सो लेट्स टॉक अबाउट द लैब फ्रेम। अच्छा, लैब फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है जिसमें एक पार्टिकल को आप रेस्ट मान लेते हैं और उस पर आप बैठे होते हैं, उसके सामने दूसरा पार्टिकल आपके पास चल के आ रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल स्टेट का प्रोटॉन है वो रेस्ट पे है, तो उसकी एनर्जी जो है वो नॉन ज़ीरो है, जबकि मोमेंटम ज़ीरो है, क्योंकि इनिशियल पार्टिकल इज एट रेस्ट। जबकि इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी क्या है, पी आई जो है इनिशियल मोमेंटम, वो है ई और पी वेक्टर, और जो इसका फाइनल मोमेंटम है पी एफ इलेक्ट्रॉन का, वो है ई प्राइम एंड पी प्राइम। ठीक है, एक चीज़ बस मुझे कैलकुलेट करनी है, एक डेल्टा फंक्शन जो मैं हर दफ़ा कैलकुलेट करता हूँ, और जब भी रियल कैलकुलेशन करना शुरू करता हूँ तो इसको हमेशा भूल जाता हूँ कि कैसे करता हूँ। तो हर दफ़ा मैंने इसलिए इसको टाइप करके रख लिया, मैंने कहा हर दफ़ा मुझे ज़रूरत पड़ती है इसको, तो आज भी मुझे आप ज़बानी कहें तो मैं नहीं कर सकूँगा, इसलिए मैं इसको देख के ही करूँगा। आपको याद है इसको हमने क्या लिखा था, डी क्यू पी एफ को, याद है आपको ना, इसको क्या लिखा था, डी क्यू कैपिटल पी एफ ओवर 2EF, इसको क्या लिखा था हमने, D फॉर पी एफ, ओ सॉरी D फॉर पी एफ, हाँ, डेल्टा ऑफ पी एफ स्क्वेड, हाँ, माइनस एम स्क्वेड थीटा ऑफ पी एफ ज़ीरो। बस अब मुझे इसमें रखना है। असल में यह ना गंदा काम यह है कि बार बार ये चीज़ लिखनी पड़ती है। टाइपिंग में ये आसानी होती है कि आप टाइप करते जाए ना, तो आपको बार बार मुझे इतनी मेहनत, इतनी एनर्जी बार बार एक ही चीज़ लिखने में लगानी पड़नी है। तो मैं चले एक दफ़ा तो डी सिग्मा बार लिख लेता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू एम डी क्यूब स्मॉल पी एफ ओवर पी एफ प्राइम एम ओवर 2 पाई होल का स्क्वायर। क्यों, 4 ये थे, 6 ये थे, बीच नीचे 2 ही रह गए, 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, इनटू यार इसको कोई नया नाम ना दे लें इस फैक्टर को, इसको कैपिटल एफ ना कह लें, बार बार जो लिखना पड़ रहा है। कैलकुलेट करना होगा तो कर लेंगे, इनटू कैपिटल एफ। ऑफ कोर्स मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो मैं ये करूँगा, जब करना होगा तो यहाँ डाल लूँगा मैं उसको। इनटू क्या बच गया, एम ओवर ई प्राइम बच गया। ठीक है, और मैं फाइनल आंसर ही लिखना चाह रहा हूँ सिर्फ, एफ टाइम्स एम एफ आई बार का मॉड स्क्वायर्ड डेल्टा 4 डजेंट मैटर। क्यों प्राइम क्यों नहीं, तो क्या फर्क, ये तो नहीं, ये तो होगा ना, या ई एफ होगा या ई एफ प्राइम होगा, एक ना एक तो दोनों में होगा ना। डजेंट मैटर, जिसको मर्जी जो मर्जी कहें, एंड ऑफ द डे कंजर्वेशन हो जाएगी। यहाँ से एक को आप रेस्ट पे मानेंगे तो उसका मैथ्स ख़त्म हो जाएंगे, जब रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, फाइनल आंसर तो देख लीजिएगा। अच्छा, अब आप इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है, इसको D4 कैपिटल पी एफ को और D3 पी एफ को, इन चीज़ों को सॉल्व करना है आपको। इस चीज़ को याद है, इसको मैंने क्या कहा था, दिस इज इक्वल टू ये है ना,
इसकी जगह मैं आंसर लिखता हूँ पहले, फिर आप देख लीजिएगा। सो दिस इज इक्वल टू, जगह भी कम है ना, सो दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल फैक्टर एफ एम एफ आई बार का मॉड स्क्वायर्ड डेल्टा 4, अच्छा डेल्टा 4 का आर्ग्यूमेंट यही है, बार बार नहीं मैं लिख के ज़ाया करूँगा ये टाइम अपना, ओवर 2 पाई होल स्क्वायर्ड इंटू एम कैपिटल एम ओवर ई प्राइम, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पी वेक्टर प्राइम का मॉड स्क्वायर्ड डी पी वेक्टर प्राइम, क्योंकि डी क्यू पी एफ की जगह मैं लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिखते हैं ना, पी स्क्वायर डी ओमेगा प्राइम सॉलिड एंगल इनटू ये वाला फैक्टर पूरा डी 4p, किधर गया, मैं कहाँ लिखा था मैंने, ये लिखा हुआ है, इनटू दिस होल फैक्टर। मैं वह इतना बार बार लिख के एनर्जी और वक्त दोनों नहीं ज़ाया करने के लिए, ठीक। ये सारे का सारा फैक्टर इसलिए भी आ जाएगा ना। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एम एम ई प्राइम 2 पाई स्क्वायर सब लिखा, सिर्फ डी क्यू पी एफ को लिखा है पी प्राइम स्क्वायर डी पी प्राइम डी ओमेगा प्राइम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि ई स्क्वायर्ड ई प्राइम स्क्वायर्ड माइनस पी वेक्टर प्राइम का मॉड स्क्वायर्ड इज इक्वल टू एम स्क्वायर्ड है। इसका मतलब है पी वेक्टर प्राइम का मॉड स्क्वायर्ड जो है वो है ई प्राइम स्क्वायर्ड माइनस एम स्क्वायर्ड। दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो क्या आएगा, 2 टाइम्स पी वेक्टर प्राइम का मॉड डी पी वेक्टर प्राइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई प्राइम, इसलिए कह रहा था कि ई प्राइम लिखे जो मर्जी लिखे, तो इसका मतलब है इसकी जगह फिर क्या आ जाएगा, एक पी प्राइम मैं इलादा कर लूँ अगर, तो बाकी चीज़ क्या बन जाएगी, ई प्राइम। इसका मतलब है इस सारी चीज़ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई प्राइम पी वेक्टर प्राइम का मॉड डी ई प्राइम, इस सारी चीज़ की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये देखिए ये ई प्राइम इसलिए लिखा था, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पी वेक्टर प्राइम का मॉड रह गया है, और उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, वो तो मैं लिख ही लूँगा। तो अब आंसर लिख दूँ फाइनल में, मैं डी सिग्मा बाई डी ओमेगा प्राइम का आंसर लिखता हूँ। चलिए पहले आपके लिए सॉल्व किए बगैर, ये बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, ये बियॉर्कन का तक वो पूरा चैप्टर ही बन जाता है ये इस, लेकिन ये एक कैलकुलेशन सीख लें तो सारे क्रॉस सेक्शन निकालने आप सीख लेंगे ज़िंदगी में। और फाइनल पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। और ये प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एआई टूल से ना कराइएगा, जो सवाल मैं दूंगा वो गलत ही करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसे बताएंगे ना, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, वो कहेगा सॉरी हाँ मैं दोबारा करता हूँ, फिर ठीक कर देगा, फिर आप कहें नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे, कहेगा सॉरी मैं दोबारा करता हूँ, जो जवाब आप चाह रहे हैं वो निकाल देगा आपको, शर्त है कि आप ठीक चाह रहे हैं या गलत चाह रहे हैं। नो यू कैन राइट डी सिग्मा बार बाय, इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, क्योंकि एंगल पे आपने डिवाइड किया हुआ है। देखना ज़रा, इसका आंसर आता है 2m स्क्वेर्ड कैपिटल M ओवर p वेक्टर का मॉड इंटू 4 पाई स्क्वेयर। ये कहाँ से आया है पता है ना आपको, ये वहाँ से आया जो p डॉट f फैक्टर नहीं खोला था उससे, इंटू इंटेग्रल p वेक्टर प्राइम का मॉड d p वेक्टर प्राइम, नहीं ये तो हटा चुका हूँ ना मैं, इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूँ डी ई प्राइम इंटू d4 कैपिटल पी एफ डेल्टा 4
हाँ जी, अब आप क्या करेंगे, डेल्टा इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका काफ़ी अच्छा, साथ में वो हमारा ये फैक्टर कहाँ से आया ये नहीं भूलना आपने, ये वो जो एफ फैक्टर नहीं खोला था हमने उससे आया था, उसका आंसर यही था अगर आपको याद हो तो। अब आप क्या करेंगे, कैपिटल पी एफ की जगह ये सब कुछ रख देंगे जहाँ जहाँ पे पी एफ आ रहा है, तो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा क्या आ जाएगा, सो डी सिग्मा बार बाई डी ओमेगा प्राइम, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट फैक्टर, इसको मैं सी क्या देता हूँ, ये चलें लिख लेते हैं, 2 टाइम्स एम स्क्वेड कैपिटल एम ओवर पी वेक्टर का मॉड 4 पाई स्क्वेड पी वेक्टर प्राइम का मॉड डी ई प्राइम एम बार एफ आई का मॉड्यूलर स्क्वेयर डेल्टा ऑफ, इसके जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल पी आई माइनस स्मॉल पी आई माइनस पी प्राइम भी लिख लें, माइनस पी प्राइम प्लस पी होल का स्क्वेड माइनस एम स्क्वेड इंटू थीटा ऑफ पी ज़ीरो पी एफ ज़ीरो किसके बराबर आ जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो पी आई ज़ीरो की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ई पुट एम पुट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू एम माइनस ई प्राइम प्लस ई, क्यों, इसको उठा के पी आई की जगह क्या आ जाएगा एम, पी एफ की जगह क्या आ जाएगा ई प्राइम, और पी आई की जगह क्या आ जाएगा ई। थीटा फंक्शन के आर्गुमेंट में फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा मर्जी लिख लें, मॉड्यूलस ही लिखा जाता है। इसको खोल सकते हैं आप में से कोई, ये डेल्टा फंक्शन कभी ज़िंदगी में ऐसा डेल्टा फंक्शन आपने सॉल्व किया है, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो मैं इसमें डी ई प्राइम छुपा हुआ है, क्यों, पी प्राइम ई प्राइम से जुड़ा हुआ लिंक्ड है, कभी ऐसे डेल्टा फंक्शन आपने सॉल्व किए हैं या नहीं किए, कभी ज़िंदगी में किसी को पता है कैसे ऐसे डेल्टा फंक्शन को सॉल्व किया जाता है, नहीं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे, उस तरह नहीं हो सकता, ये सिंगल डेल्टा है, 4 डेल्टा नहीं है ये, कभी ज़िंदगी में किया हो, बस 6 को मैं कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं, ये 4 वेक्टर्स है ना, ये चलें बेशक आप इनको 3 वेक्टर मान लें, जो भी मान लें, लेकिन है तो 4 वेक्टर नहीं है, हाँ करें ना, चलें पी आई माइनस पी प्राइम प्लस पी इसका होल स्क्वायर, पी आई का स्क्वायर किसके बराबर है, कैपिटल एम स्क्वायर, पी प्राइम का स्क्वायर किसके बराबर है, जी निशात, स्मॉल एम स्क्वायर, तो 2 टाइम्स आ गया, 2m स्क्वायर्ड हो गया, क्योंकि पी प्राइम और पी दोनों का स्क्वायर जो हो स्मॉल, और क्या चीज़ बन गई, -2 कैपिटल पी आई डॉट पी प्राइम प्लस 2 टाइम्स कैपिटल पी आई डॉट स्मॉल पी, ठीक है, -2 टाइम्स पी प्राइम डॉट पी, सारी टर्म लिखी है मैंने, कोई ऐसी तो नहीं, 6 टर्म्स बनती है ना, सारी लिख दी है ना मैंने, ठीक लिखा हमने या नहीं, 6 की 6 लिख दी है ना, आप क्या जवाब आएगा इसका, सो दिस इज इक्वल टू एम स्क्वेड प्लस 2m स्क्वेड माइनस 2m ई प्राइम, क्योंकि ये मैथ्स के बराबर है, इसका मोमेंटम तो 0 है ना, माइनस प्लस 2 टाइम्स कैपिटल M इंटू ई, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 ई प्राइम प्लस 2 टाइम्स पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्राइम। आपको पता है ना पी और पी प्राइम के दरमियान में एंगल क्या है, 180 डिग्री है ना, या चले मैं आर्बिट्रेरी एंगल के लिए कर लेता हूँ, अब लैब फ्रेम में कर रहा हूँ, तो अब मैं कर देता हूँ इसको, दिस इज इक्वल टू एम स्क्वेड प्लस 2m स्क्वेड माइनस 2m ई प्राइम
प्लस 2m e माइनस 2e e प्राइम प्लस 2 p वेक्टर का मॉड p वेक्टर प्राइम का मॉड कोसाइन थीटा। ठीक है ना। और इसमें से अगर एक एम स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो कैपिटल एम स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये डेल्टा फंक्शन बड़ा गंदा सा है ना। क्यों मैं कह रहा हूँ बड़ा गंदा सा डेल्टा फंक्शन है जी? क्यों मैं कह रहा हूँ? अगर मैं ये चीज़ कैलकुलेट करना चाहूँ अब, ये तो 2 रह गया, एम स्क्वेर्ड कैपिटल एम ओवर पी वेक्टर का मॉड 2 पाई स्क्वेर्ड। डेल्टा में सिर्फ ये एम स्क्वायर नहीं रहेगा, बाकी तो कुल आलम की चीज़ रहेंगी ना। क्या ख्याल हो? डेल्टा आपको पता है डेल्टा ऑफ माइनस एक्स डेल्टा ऑफ एक्स के बराबर ही होता है। तो ये किसके बराबर आ गया डेल्टा में? दिस बिकम्स 2m स्क्वेर्ड माइनस 2m मैं कॉमन ले लेता हूँ, कैपिटल एम ई प्राइम माइनस सी बड़ा गंदा सा इंटीग्रल है। पी प्राइम बाहर भी पड़ा है और पी वेक्टर प्राइम के मॉड में भी ई प्राइम है, और डेल्टा के आर्ग्यूमेंट में तो बहुत सारे ई प्राइम अजीब से गंदे गंदे से बने हुए हैं। तो कैसे सॉल्व करूँ ऐसे इंटीग्रल को? वही एम स्क्वायर से कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया ना एम स्क्वायर से। आपने कभी ऐसा डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन देखी है? यही लगेगी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में फंक्शन है एनर्जी का। तो कैलकुलेट करें ज़रा, एफ ऑफ ई प्राइम किसके बराबर है यहाँ पर दिया हुआ जो, क्योंकि जिस पे इंटीग्रेशन होती है उसका फंक्शन है ना। यहाँ पर इंटीग्रेशन ई प्राइम पे है ना, वो किसके बराबर है? 2m स्क्वेर्ड माइनस 2 कैपिटल एम ई प्राइम माइनस सी तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ इसको? डी एफ ई प्राइम ओवर डी ई प्राइम, यही निकालना है ना हमें। तो क्या आंसर आएगा इसका? माइनस 2m माइनस 2e, ठीक है, प्लस 2 पी वेक्टर का मॉड डी पी वेक्टर का प्राइम का मॉड ओवर डी ई प्राइम कोसाइन थीटा। ये किसके बराबर है? डी पी प्राइम ओवर डी ई प्राइम। निकाल लेंगे आप या मैं ही निकाल के दूं? ये भी किसके बराबर है ये वाला? हैं? ये चीज़ जो है ना, ये जो चीज़ है ना,
अच्छा चलें, पी प्राइम का स्क्वायर किसके बराबर लिख सकते हैं आप? ई प्राइम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है ना? तो आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? 2 टाइम्स पी वेक्टर प्राइम का मॉड डी ऑफ पी वेक्टर प्राइम का मॉड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई प्राइम डी ई प्राइम। तो इसका मतलब है डी ऑफ पी वेक्टर प्राइम का मॉड इंटू डी ई प्राइम इज इक्वल टू ई प्राइम ओवर ये देखें ना, ये पी प्राइम कैंसिल हो रहा है। थीटा फंक्शन की अब खैर है, थीटा फंक्शन अब मुझे कोई मसला नहीं है। तो मुझे करना क्या है? इस सारी चीज़ को ज़ीरो के बराबर पुट करना है ना, क्योंकि डी एफ बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स पर नॉट, एक्स नॉट की जगह ज़ीरो है, तो मुझे इस सारी चीज़ को ज़ीरो के बराबर पुट करना है। कर लेंगे आप इसको, जब ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे तो ई प्राइम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो आप ये साबित कर देंगे कि इसका आंसर ये आता है। बस हम ऑलमोस्ट डन। डी सिग्मा बार, मुझे पता आपके एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, तो खैर इज इक्वल टू, मैं सिर्फ ये आंसर लिख के छोड़ना चाह रहा हूँ, एम स्क्वेर्ड कैपिटल एम ओवर 4 पाई स्क्वेर्ड पी वेक्टर प्राइम का मॉड ओवर पी वेक्टर का मॉड एम एफ आई बार का। इसको भी लैब फ्रेम में कैलकुलेट करना है क्योंकि इसके भी डॉट प्रोडक्ट्स हैं, इनटू 1 ओवर एम प्लस ई, ई प्राइम की वैल्यू पुट करनी है, इसको ज़ीरो के बराबर पुट करके, माइनस this is my answer for the cross section. ठीक है भाई, इसको दो मुख्तलिफ लिमिट्स में सॉल्व करना है। पहली लिमिट आपने इसको, आपकी एक असाइनमेंट है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, वो असाइनमेंट ये है कि सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। मैंने ये दिया हुआ आपके कोलीग्स को ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में। पहला ये है कि एक नॉन रिलेटिविस्टिक मास ऑफ द प्रोटॉन अगर बहुत ज़्यादा हो, यानी ई ओवर एम जो है वो मच लेस देन 1 हो, तो क्या करना है आपने? एम एफ आई को भी खोलना है, ई ओवर एम की लिमिट पुट करनी है मच लेस देन 1। तो साबित करें कि इसका जो जवाब है वो वही आता है जो मॉड स्कैटरिंग का, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। और दूसरी असाइनमेंट ये है कि इसको एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक केस में सॉल्व करें। एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या है? जब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ मच लार्जर दैन इट्स मास। दो लिमिट्स में सॉल्व करें इसको और इसका जवाब निकालें। वन इज़ दिस वन व्हेन प्रोटॉन इज़ इनफाइनाइटली हैवी, और दूसरा क्या है? एक्सट्रीमली रिलेटिविस्टिक केस। बजॉर्कन ने दोनों के जवाब दिए हुए हैं। दिस यू कैन कैलकुलेट नाउ। इसके लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपको कैलकुलेट करके देने की। ठीक है, ये मैं आपको दे देता हूँ अपने हैंड आउट्स, ये लें। इसमें मैंने सारी दोनों केसेस में किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मेरा पर्पज़ ये डिराइव करना था क्योंकि ये एक ऐसा फार्मूला है जो हर दफ़ा आप, ये हर उस पार्टिकल के लिए है जो मैसिव है और रेस्ट पे है, ये उसके लिए फार्मूला होल्ड करता है। तो ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक जेनेरिक फार्मूला है लैब फ्रेम के लिए, जो आपको आगे काम आएगा कई जब रियल कैलकुलेशन करेंगे पार्टिकल फिजिक्स में। ठीक है, बहुत तेज़ चला लेकिन मैथमेटिक्स ही था, खैर है, इसलिए मैंने कहा घंटे में ख़त्म कर देते हैं। वैसे भी कोई सवाल हो आपका इन जनरल? अच्छा, इसके बाद जो इस चीज़ में पेपर में, इसके अलावा जो इस कोर्स में की जा सकती है ना चीज़, वो ये है कि अगर हम फोटॉन को लें और फोटॉन के लिए कैलकुलेशन करें कि फोटॉन स्कैटर्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, या एक चार्ज पार्टिकल है वो फोटॉन को एमिट करता है और वापस चार्ज पार्टिकल रहता है विच इज़ नोन एज अ ब्रह्मस्ट्रॉलन। तो ये दो कैलकुलेशन, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं कि एक ख़ास लिमिट के अंदर अगर सॉफ्ट फोटॉन हो तो उसमें एक इंफ्रारेड डाइवर्जेंस आ जाती है, एंड दिस इज़ नोन एज अ फेमस इंफ्रारेड कैटास्ट्रोफे।
तो ये अभी टाइम नहीं है, ये 2-3 लेक्चर का काम है। अगर कभी आगे टाइम मिला और हम ना हुई तो फिर हम ये कर लेंगे, वरना यहाँ तक भी ये कोर्स काफ़ी है। यहाँ तक भी अगर कोई कोर्स कर लेंगे तो उसको पार्टिकल फिज़िक्स की कैलकुलेशंस में क्रॉस सेक्शंस वगैरह निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।